आज प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। पीएम की आज तीन रैलियां हैं, तो ममता बनर्जी 4 जनसभाएं यहां पर करने वाली हैं। बंगाल में कूच बिहार की घटना पर घमासान जारी है। अब बंगाल के बीजेपी चीफ ने विवादित बयान दे दिया है, तो टीएमसी ने गिरफ्तार करने की मांग कर दी है। সেদিন চলে গেছে, মানুষ সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন। আমি আশা করব 17 তারিখ সেই দিন আসছে যেদিন আপনারা সকালবেলা গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিন। সেন্ট্রাল ফোর্স বুথে থাকবে, কেউ লাল চোখে দেখাতে পারবে না। তাহলে আমরা আজ যদি বাড়াবাড়ি করে শীতলকুচি দেখেছেন কি হয়েছে, জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে। সেই জন্য সাবধান থাকুন। যা লুটপাট করেছেন মানুষের ধন সম্পত্তি, সেটা খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকুন শান্তিতে। खूब समय खराब आज। और शीतलकुची में कोई बूथ दखल नहीं हो रहा था, शीतलकुची में कोई अटैक नहीं हुआ। ये अमित शाह का पुलिस जानबूझ के गोली चलाया डराने के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी को डराने के लिए, पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं पोलराइजेशन करके बंगाल को जीतना, मगर नहीं कर पाएंगे। चौथे चरण के बाद अब मुद्दों ने कूच बिहार की ओर कूच कर दिया है, जहां हुई हिंसा पर सियासत अपने चरम पर है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर कूच बिहार के मुद्दे को सियासी रंग दिया, तो अमित शाह भी इस दंगल में कूद गए। आपने उनको जाकर एक गोलीबारी का कारण किया। इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अब बंगाल की सियासत का नया अखाड़ा बन चुका है कूच बिहार। 4 लोगों की मौत पर सियासत, चुनाव आयोग की भूमिका पर सियासत, सुरक्षा बलों के एक्शन पर सियासत। यहां गोली की गूंज है, बम के धमाके हैं, लोगों का दर्द है, और इस पर सियासी रोटी सेकने वालों की लंबी कतार भी। ममता की साड़ी के साथ अब काले रंग का कपड़ा कूच बिहार पर लगे कलंक को सियासी रंग देने के लिए तैयार है। तेवर वही तीखे हैं, बस मुद्दा कूच बिहार बन गया है। दीदी ने इस हिंसा के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर लिया और कूच बिहार की घटना को बंगाल में खुलेआम नरसंहार बता दिया। এবং আজকে আমরা যেহেতু ব্ল্যাক ডে ঘোষণা করছি, আমি নিজেও ব্ল্যাক এটা পড়েছি, আপনারা দেখেছেন। আমাদের অনেকগুলো বর্তমানেও ক্যান্ডেল র্যালি করব। এটা জেনোসাইড, ইটস এ জেনোসাইড। ওয়াই ইটস এ জেনোসাইড? দেখবেন গুলিগুলোকে স্প্রে করেছে। গুলি করতে হলে তুমি নিচে করবে, কোমরের নিচে কতগুলো সিস্টেম আছে, প্রত্যেকটা গুলি গলায় অথবা বুকে লেগেছে। 3টে কেস তো আমি দেখেছি, যেটা হচ্ছে গুলি হয় গলায় নয় বুকে লেগেছে, জাস্ট স্প্রে করেছে মনে হচ্ছে। लेकिन बंगाल में प्रचार को पहुंचे अमित शाह ने पलटवार किया तो हिंसा का सारा दोष ममता बनर्जी के ही सिर मढ़ दिया। उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? कूच बिहार के सितालकुची में वोटिंग के दौरान हिंसा यूं भड़की थी कि सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी और इस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई थी। घटना के फौरन बाद ममता बनर्जी ने कूच बिहार कूच करने का ऐलान किया, लेकिन जब चुनाव आयोग के आदेश पर उनकी सियासी यात्रा पर 72 घंटे का ब्रेक लग गया तो आयोग भी ममता के निशाने पर आ गया। वजह कुछ भी हो, हालात कैसे भी बने हो, उसका नतीजा बेहद खौफनाक रहा। फायरिंग में जख्मी हुए लोगों में से 4 ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में मातम बस रहा है। बोलूं दादा?
कूच बिहार के लोगों के इस दर्द पर पश्चिम बंगाल की सियासत में कोहराम मचा हुआ है और इसका असर बाकी बचे 4 चरणों के चुनाव पर भी पड़ना तय है, क्योंकि इस रक्त रंजित राजनीति में बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हुए हैं। कूच बिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक कूच बिहार की लड़ाई में अब मुस्लिम एंगल का तड़का भी लग गया है। ममता ने मारे गए 3 परिवार के लोगों से बात की जो कि मुस्लिम थे। वही एक परिवार को ममता ने नजरअंदाज कर दिया जिसने बीजेपी को मुद्दा दे दिया था। अब सियासत ध्रुवीकरण पर आ गई है जिसका असर आगे के 4 चरणों के मतदान पर पड़ सकता है। कल की हिंसा के बाद आज कूच बिहार पर सियासी नूरा कुश्ती की बारी थी। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोल इसकी शुरुआत कर दी। गृहमंत्री की ओर से इस हमले का जवाब मिला और देखते देखते कूच बिहार की हिंसा पर जुबानी जंग धर्म वाली राजनीति के रंग तक पहुंच गई। मुद्दा उठा मारे गए लोगों के परिवार को सांत्वना देने का और अमित शाह ने सवाल पूछा कि आखिर मृतकों के परिवार वालों से सहानुभूति दिखाने में ममता बनर्जी इतनी सेलेक्टिव क्यों है। मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे हैं। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया। मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। कल की हिंसा में मारे गए 18 साल के आनंद बर्मन का जिक्र कर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सांत्वना भी धर्म देखकर देती है और उसके पीछे उनकी तुष्टीकरण और वोट बैंक वाली राजनीति है। मृत्यु किसी की भी हो, वो राजनीति के परे होनी चाहिए, परंतु आनंद बर्मन पर ना एक भी आंसू बहाया, ना एक भी स्टेटमेंट किया, ना आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त किया है, क्योंकि आनंद बर्मन एक राजवंशी समाज का नवयुवा है। वो उनकी वोट बैंक के लिए अनुकूल नहीं था। इस प्रकार की राजनीति ये बंगाल का परंपरा नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कूच बिहार की घटना के बहाने बीजेपी पर बंगाल में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। Incompetent government and incompetent prime minister and incompetent this home minister. Every day they are coming to Bengal to capture. Like, okay, you come, welcome. You appeal the people. Who told you not to do it? Appeal করার লোককে ভালো করে মানুষ যেটা ভালো বুঝবে করবে, তার উপরে ধমকাচ্ছে চমকাচ্ছে, সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে গুলি করে দিচ্ছে, মানুষ মেরে দিচ্ছে, দিয়ে আবার বলছে ক্লিন চিট দিয়ে দিচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য। কে আত্মরক্ষার জন্য? इन आरोपों के बीच जब कैमरे के सामने ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से बात की तो वो बीजेपी के निशाने पर आ गई और ट्वीट कर सबसे पहला वार किया अमित मालवीय ने। लगता है कूच बिहार में आनंद बर्मन को किसी ने नहीं मारा। मृतक के लिए ममता बनर्जी की संवेदना इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस धर्म का था। जिन लोगों ने हिंसा भड़काई और केंद्रीय बलों पर हमला किया, उन पर ममता की खामोशी से तुष्टीकरण और सांप्रदायिक रवैये की बदबू आ रही है। सियासी वार पलटवार के बीच कूच बिहार के सियासी संग्राम का असर सड़क पर भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कूच बिहार की घटना पर कल से ही बंगाल की सियासत में कोहराम मचा है। टीएमसी इसे अर्धसैनिक बलों की ज्यादती और केंद्र के इशारे पर हिंसा की साजिश बता रही है और इस बहाने गृहमंत्री का इस्तीफा तक मांग रही है। इस्तीफे की मांग वाली इस पॉलिटिक्स पर गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल की रैली में जवाब दिया। आज के 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।
मगर आप तैयार रखो, 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। 2 मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। वार पलटवार की इस राजनीति के बीच 14 अप्रैल को ममता बनर्जी कूच बिहार में होंगी। तब बंगाल चुनाव में हुई हिंसा पर संग्राम और भी बढ़ने के आसार हैं। कूच बिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कूच बिहार में 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? टीएमसी केंद्र सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े कर रही है तो बीजेपी इसे टीएमसी की गुंडागर्दी बता रही है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। आज तक की टीम ने कूच बिहार के मौजूदा हालातों का जायजा लिया। देखिए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। बम के धमाके, गोलियों की तड़तड़ाहट, चारों तरफ मची भगदड़। कूच बिहार के बूथ नंबर 126 में जहां लोकतंत्र की रक्षा के लिए कतार लगनी थी, वहां लोकतंत्र पर हमले की भगदड़ नजर आने लगी। अब नई नई तस्वीरें बूथ नंबर 126 में कल की कहानी बयां कर रही है। ये उसकी सबसे नजदीकी और सबसे पुख्ता तस्वीरें। सामने की ओर दिखाई दे रही इमारत उसी स्कूल का पिछला हिस्सा है जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया था। कुछ लोग स्कूल की ओर जाते दिख रहे हैं। अचानक गोलियों की आवाज से लोग सहम जाते हैं, भागने लगते हैं। तभी एक जोर का धमाका सुनाई देता है। स्कूल बिल्डिंग के ऊपर तक दूर से लपटें दिखाई देती है। धमाके के साथ अफरा तफरी मच जाती है। इसी फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। कल जिस जगह पर भारी हिंसा देखने को मिली और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, आज तक उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं। ये आमतल्ली गांव है और शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और ये जो आप स्कूल देख रहे हैं छोटा सा, ये 126 नंबर पोलिंग बूथ है जहां पर कल जो है हिंसा देखने को मिली, जिसमें जो आरोप लगाया जा रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से जो है गोलीबारी की गई और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी पोलिंग बूथ की। चुनाव आयोग के मुताबिक ये हंगामा शुरू हुआ जब एक बच्चे के बेहोश होने पर अफवाह फैला कि बच्चे को मार दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सीआईएसएफ पर हमला कर दिया। सीआईएसएफ का कहना है कि कुछ लोगों ने जवानों से बंदूक छीनने की कोशिश भी की, जिसके बाद एक्शन लेना पड़ा। दीदी का बम मार दिया। बीजेपी के लोगों ने बम मारा। आप वोट करने गए थे वहाँ पे? वोट करने गए थे। फिर क्या हुआ वहाँ पे? दीदी के समर्थक है और बम मार दिया, गोली कर दिया। एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था। उसको 2-3 आदमी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गए क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआईएसएफ के, वो पूछा कि क्यों, इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग की थी। विरोध करने पर अर्धसैनिक बलों ने गोलियां दाग दी। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो लोग को हम इतना पहचानेगा नहीं क्योंकि वो लोग चला गया। जाने का बाद हम लोग को मिला था एक तो, उसको एक मारा था, एक आदमी ने हमारा आदमी ने मारा था उसको। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के नए केस ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के 4 राज्यों में एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश शामिल है। महाराष्ट्र में पहली बार ये 24 घंटे में नए केस 63,000 के पार चले गए हैं। अकेले मुंबई की अगर बात करें तो यहां पर 10,000 करीब नए मरीज जुड़ गए हैं। राजधानी दिल्ली और यूपी में भी हाल बेहाल है। दिल्ली में 10,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 15,000 पार हो गया है।
कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में एक दिन में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तो आंकड़े आपके सामने हैं। राज्यवार महाराष्ट्र में 63,294, पूरे देश का आधा मामला लगभग महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश की बात करें 15,276, छत्तीसगढ़ 10,521, कर्नाटक 10,250 और दिल्ली में भी उसी तरह से मामले बढ़ रहे हैं। 10,774 मामले सामने आए। कोरोना की नई लहर बेकाबू होती जा रही है। राजधानी में कोरोना के मामले हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। हर रोज महामारी और पैर पसारती जा रही है। 10 दिन में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी, उससे तो लगने लगा है कि कहीं राजधानी महाराष्ट्र की राह पर तो नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10,500 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 48 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई। पिछले नवंबर में जब कोरोना पीक पर था, तब भी एक दिन में इतने केस नहीं आए थे। पिछले साल 11 नवंबर को कोरोना के मामले 8,500 से ज्यादा थे। उस दिन मौत के आंकड़े जरूर काफी ज्यादा थे। अभी तो पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है। जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है, आईसीयू बेड्स हैं, ये स्थिति मोटे मोटे अभी तो कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा अगर मेडिकल हेल्थ सिस्टम के ऊपर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है, तो चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी हम लोगों की। अगर दिल्ली में पिछले 5 दिनों में कोरोना की रफ्तार देखें तो ये डरावनी है। 7 अप्रैल को एक दिन में 5,500 कोरोना के केस आए थे, जो 5 दिन में ही करीब डबल हो गए। यही हाल मौत के आंकड़ों का भी है। 7 अप्रैल को जहां 20 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 11 अप्रैल को बढ़कर 48 तक जा पहुंची। अब सवाल है कि यह खतरनाक ट्रेंड जा कहां रहा है? कैसे कोरोना की रफ्तार घटेगी? कैसे ये काबू में आएगा? क्या नाइट कर्फ्यू के बाद लगी सख्त पाबंदी लॉकडाउन की शुरुआत है? दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू है। सभी तरह के बड़े इवेंट और बड़ी गैदरिंग पर रोक है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता है। जितना लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, कम मिलेंगे जुलेंगे, कम इंटरेक्शन होगा, उतना कोरोना स्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कभी ना कभी तो जिंदगी में लॉकडाउन खत्म होगा ना। जिंदगी भर तो लॉकडाउन के से जिंदगी चल नहीं सकती। दिल्ली सरकार कोरोना वैक्सीन से कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है। केजरीवाल सरकार केंद्र से मांग कर रही है कि वैक्सीन सभी को लगाई जाए, युद्ध स्तर पर घर घर लगाई जाए। वो जो प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई थी, उसमें भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि जी आप हमें अगर दे दे तो हम 3-4 महीने के अंदर अपने पूरे स्टेट में हर आदमी को, दिल्ली के अंदर हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन करेंगे। हर RWA के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर स्कूल में, हर डिस्पेंसरी में, हर कम्युनिटी सेंटर में हम टीकाकरण केंद्र खोल देंगे, डोर टू डोर करेंगे। 3 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अगर वैक्सीन ही कोरोना का इलाज है तो देर क्यों? सबको इस दायरे में लाया जाए, सबको फौरन वैक्सीन लगाई जाए। अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उम्मीद है कि बुधवार को उद्धव कैबिनेट में इस पर फैसला हो जाएगा। रोज कोरोना के रिकॉर्ड केस, रोज महामारी से मौत। महाराष्ट्र का हाल बेहाल है। कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन कोरोना बेकाबू है। अब लगता है संपूर्ण लॉकडाउन का विकल्प बचा है। इसकी अटकलें 2 दिन से लगाई जा रही हैं। सर्वदलीय बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने इसके संकेत दिए। कल कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में भी यही सुझाव मिला। उम्मीद है कि बुधवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा।
लॉकडाउन सरीकी परिस्थिति महाराष्ट्र में है, लेकिन पूरा लॉकडाउन लगाने का इरादा महाराष्ट्र का नहीं है, अभी तक तो भी नहीं है। लॉकडाउन का थंब रूल पूरे विश्व में ऐसा है कि जब हमारी पूरे जो संसाधन है वो जब खत्म हो जाते हैं तो लॉकडाउन लगा के ब्रेक द चेन करके एक 15 दिन 3 हफ्ते का लोगों का एक दूसरों का मिलना अगर बंद होता है तो संक्रमण कम हो जाता है या संक्रमण नहीं होता है। यही लॉकडाउन का मुख्य अर्थ है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 63,000 से ज्यादा केस सामने आए। अकेले मुंबई में ही करीब 10,000 नए मामले दर्ज हुए। मौत की रफ्तार भी कम नहीं हो रही। राज्य में एक दिन में 349 लोगों की मौत इस महामारी से हो गई। अगर यही हाल रहा तो इस हफ्ते 1 लाख से ज्यादा केस आने लगेंगे। उद्धव सरकार हैरान परेशान है, आगे के हालात डरा रहे हैं। सवाल यह है कि संक्रमण की चेन आखिर कैसे टूटेगी, कैसे कोरोना काबू में आएगा। महाराष्ट्र में हर दिन 50,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। रोजाना मौत का आंकड़ा 300 के पार है। देश में इस वक्त कोरोना के कुल मरीजों में 49% मरीज अकेले महाराष्ट्र में हैं। बिल्कुल स्टेट लॉकडाउन का इरादा बिल्कुल नहीं है। आज हमारे पास जो भी संसाधन है, जैसे कि बेड्स हो, मेडिसिन हो, डॉक्टर्स हो, ऑक्सीजन हो, ये सभी आज के हद तक जरूर उपलब्ध है और 8, 10, 15 दिन के लिए भी उपलब्ध है। लेकिन अगर इसी तरह संख्या अगर 4%, 5% की ग्रोथ से बढ़ती गई और हम बहुत आगे चले गए तो फिर ये सोचना ही पड़ेगा, तब हम जरूर सोचेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में 3 ही रास्ते बचे हैं: सख्ती या लॉकडाउन, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट और वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर घमासान मचा है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब उद्धव सरकार वैक्सीन की कमी का रोना रो रही है तो केंद्र सरकार नाकामी छुपाने का आरोप लगा रही है। तो मध्य प्रदेश को 33 लाख दिया गया और उत्तर प्रदेश को 45 लाख दिया गया है। आज वहां पर इतनी संख्या नहीं है, लेकिन 45 लाख वहां पर दिया गया है। चलो ठीक है, संख्या को छोड़ दे, लेकिन 45 लाख कहां और 17 लाख कहां? ये तो 17 3 51, इट इज 3 टाइम्स मोर, 2.5 टाइम्स मोर देन महाराष्ट्र। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की गति बहुत ज्यादा है वैक्सीनेशन की, और उस गति को प्रोत्साहित करने के लिए मुझे लगता है भारत सरकार ने उसके ऊपर गौर करना चाहिए। We have given 36,91,511 doses. This figure, in fact, in last week we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world, and probably better than everyone. महाराष्ट्र ही नहीं, बाकी राज्यों में भी कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। महाराष्ट्र में देश के आधे मामले हैं तो यूपी में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आ गए। दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी केस 10,000 पार हैं। केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश भी ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ भी एक दिन में करीब 6,000 नए केस आए हैं। कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार को रोकने के लिए जरूरी है कि हर स्तर पर सावधानी बरती जाए। दवाई भी हो और कड़ाई भी हो, 2 गज की दूरी भी हो, मास्क भी जरूरी हो। आज तक ब्यूरो। और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड बन गया है। एक दिन में वहां रिकॉर्ड 4,398 मामले सामने आए हैं। सिर्फ कोलकाता की बात करें तो यहां पर आंकड़ा 1,109 तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार चुनावी दौर चल रहा है, रैलियां हो रही है और इस बीच ये आंकड़े डराने वाले हैं। बंगाल में बम्पर रैलियां और रोड शो हो रहे हैं। चुनाव के बीच कोरोना से सब बेफिक्र हैं, लेकिन इस सोच में बंगाल का आगे क्या होगा जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। ये बहुत संक्रामक लहर है जिसमें हर रोज तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और रोज नए केस के रिकॉर्ड बन रहे हैं।
कोरोना की नई लहर की चपेट में पूरा देश है, लेकिन पश्चिम बंगाल की परवाह किसे है? परवाह होने की बात तो दूर, क्या किसी को ये भी पता है कि यहाँ कोरोना के कितने केस हैं, कितने नए मामले आ रहे हैं और हालात कैसे बिगड़ गए हैं? पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 4,398 नए मामले सामने आए हैं। अकेले कोलकाता में 469 केस आए हैं। पूरे बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस 23,000 के पार पहुंच चुके हैं। बंगाल उन 16 राज्यों में से एक है जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार कैसे कम होगी जब चुनाव के बीच हर तरफ लापरवाही दिख रही है? लंबे लंबे रोड शो, बैक टू बैक रैलियां, हजारों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, हर तरफ बिना मास्क लगाए लोग दिखते हैं। बंगाल में जब से चुनाव हो रहे हैं तब से एक्टिव मरीजों की संख्या 300% से ज्यादा बढ़ गई है। ये आंकड़ा तब है जब अभी सिर्फ 4 चरण के चुनाव हुए हैं और 4 चरण के चुनाव बाकी हैं। जब बंगाल में आधा चुनाव बीत गया और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ गईं, तो चुनाव आयोग को नियमों की याद आई है और ये कहा गया कि अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो रैलियां बैन करने में संकोच नहीं होगा। आयोग ने सभी दलों और उम्मीदवारों से रैलियों और रोड शो के दौरान समर्थकों को फेस मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने को कहा है। निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की बात कही। चुनाव आयोग ने वही नियम याद दिलाए जो चुनाव के ऐलान के वक्त तय किए गए थे, लेकिन जब पार्टियों, उनके प्रचारकों और उम्मीदवारों ने पहले ये निर्देश नहीं माने तो क्या अब वो मानेंगे, ये कहना मुश्किल है। सवाल ये है कि कोरोना की नई लहर के बीच क्या ऐसी बेफिक्री बंगाल पर भारी नहीं पड़ेगी और क्या ऐसी चुनावी भीड़ आने वाले दिनों में बंगाल में कोरोना विस्फोट नहीं करेगी? आज तक ब्यूरो।